नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं एक औरत की दर्द भरी कहानी का चौथा भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी का अभी तक पहला, दूसरा और तीसरा भाग नहीं सुने हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस भाग को सुनने से पहले इनके पहले के भागों को जरूर सुने। चलिए अब चौथा भाग शुरू करते हैं। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की कहानियां जो हर रोज मैं लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। पिछले भाग में आपने सुना कि किस तरीके से डायरेक्टर साहब और प्रिंसिपल सर मिलकर के नैना का बीएड का फॉर्म उसके बार बार मना करने के बाद भी भरवा देते हैं। अगले दिन जब विद्यालय में कंप्यूटर लैब में बैठी होती है नैना, तभी प्रिंसिपल सर वहां आते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड, कुछ काम था तो फोन कर दिया होता, मैं ऑफिस में आ जाती, नैना ने कहा। क्यों, हम यहाँ नहीं आ सकते? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। क्यों नहीं सर, कभी भी, नैना ने झेंपते हुए उत्तर दिया। अच्छा ये लीजिए, ये आपके लिए उपहार, एक पेपर बैग देते हुए उन्होंने कहा। उपहार? मगर क्यों? ये आपके लिए डायरेक्टर सर ने भेजा है, देखिए है क्या। नैना पेपर बैग खोल कर देखती है तो उसके चेहरे पर मुस्कान बिखर जाती है। उसमें बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए किताबें थी। धन्यवाद सर, नैना ने उनका आभार प्रकट किया। धन्यवाद तो तब मानेंगे जब आपका बीएड हो जाएगा। अच्छे से तैयारी शुरू कीजिए। नैना को किताबें दे करके वो चले गए। मैं कितना गलत सोचती थी सर के लिए, वो तो कितने अच्छे हैं। नैना को अपनी पुरानी सोच पर दुख हुआ। अब नैना के पास मकसद था, भले ही छोटा था मगर था। उसने तैयारी शुरू कर दी, प्रवेश परीक्षा भी हो गई और इस बीच नैना का रूपल प्रिंसिपल सर और डायरेक्टर सर के साथ मिलना जुलना थोड़ा और बढ़ गया। जब भी विद्यालय में कोई भी कार्यक्रम होता तो नैना और रूपल को थोड़ा ज्यादा देना होता। इसी समय में अक्सर चारों साथ बैठते। देर हो जाने की वजह से ज्यादातर प्रिंसिपल सर नैना और रूपल को उनके घर तक छोड़ देते थे। फिर बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम आया। नैना की रैंक 10,000 के अंदर होने से उसे सरकारी कॉलेज मिलने के पूरे अवसर थे। मगर यदि सरकारी कॉलेज लिया तो नौकरी कैसे करेगी और निजी कॉलेज लिया तो फीस कैसे भरेगी। इसलिए नैना काउंसलिंग के लिए नहीं गई। प्रिंसिपल सर और रूपल मैम ने समझाया भी, पर नैना ने जाने से मना कर दिया। फिर एक दिन जब नैना कुछ लैब में कुछ काम कर रही थी तभी, नैना मैडम आपको डायरेक्टर सर बुला रहे हैं, कैलाश ने आकर के नैना को बताया। तो नैना सीधा सर के ऑफिस में पहुंच गई। प्रिंसिपल सर वहां पहले से बैठे थे। उन्हें वहां देख करके नैना समझ गई कि जरूर उन्होंने ही डायरेक्टर सर को नैना के बारे में बताया होगा। गुड मॉर्निंग सर कह करके नैना वहीं खड़ी हो गई। अरे आप खड़ी क्यों हैं? पहले तो बैठिए और फिर बताइए कि कौन सा कॉलेज मिला है आपको, डायरेक्टर सर ने अपना काम चालू रखते हुए नैना से कहा। नैना ने प्रिंसिपल सर की तरफ देखा तो मुस्कुराते हुए उन्होंने अपना मुंह फेर लिया और कुछ काम करने का नाटक करने लगे। नैना समझ गई कि ये सब उन्होंने ही किया है। जी सर, मैं काउंसलिंग के लिए नहीं जा सकती सर। नैना अभी पूरी बात भी नहीं कर पाई थी कि डायरेक्टर सर ने उसकी बात को अनसुना करते हुए कहा। प्रिंसिपल साहब, ये 28,000 रुपए हैं, बाकी जो आप कह रहे थे वो आप अभी दे दीजिए और कैलाश को भेज करके ड्राफ्ट बनवा लीजिए। और हाँ नैना मैडम, आप कल जरा तैयारी से आइएगा, कल आपको काउंसलिंग के लिए जाना है। कल ही है ना प्रिंसिपल साहब? जी सर, इनकी रैंक के अनुसार कल ही है, प्रिंसिपल सर ने जवाब दिया। सर मैं आपसे विनती करती हूँ ऐसा मत कीजिए, मैं आपके पैसे कैसे लौटाऊंगी? सर प्लीज, मैं नहीं जाना चाहती काउंसलिंग के लिए। नैना ने अपनी बात स्पष्ट की। कोई बात नहीं, जब हो जाए तब दे दीजिएगा, हम कौन सा आपसे ब्याज मांगेंगे। उन्होंने हंसते हुए बात को टालना चाहा। सर 28,000 रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं, 6,000 रुपये महीने की नौकरी में मैं, सर रहने दीजिए, मैं नहीं
नहीं कर पाऊंगी। नैना ने बहुत कोशिश की उन्हें रोकने की, मगर फिर उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया कि नैना चुप हो गई। नैना मैडम, मेरी 2 बेटियां हैं, विदुषी और विभूति। मैं दोनों को पढ़ा रहा हूँ, इसलिए नहीं कि कल को वो मेरे पैसे लौटाएंगी, बल्कि इसलिए कि वो अपने पैरों पर खड़ी होकर के अपनी जिंदगी आराम से जी सकें। और आप मेरे लिए मेरी बेटी जैसी हैं। बेटियों पर किया गया खर्चा कभी वापस नहीं मांगा जाता। कहते कहते वो भावुक हो गए। नैना की भी आंखें छलक आई। कभी नहीं सोचा था कि घर में अपनों से जितना अपमान तिरस्कार उसने झेला है, बाहर परायों से उतना प्यार भी मिलेगा। नैना की आंखों में आंसू देख प्रिंसिपल सर नैना को हंसाने की कोशिश करते हुए बोले, देखा सर, मैं ना कहता था नैना मैडम छोटे बच्चों की तरह हर बात पर रोने लगती हैं। डायरेक्टर सर अपनी कुर्सी से खड़े हुए और नैना के पास आकर के उसके सर पर आशीर्वाद भरा हाथ रखा और बोले, जाओ कल की तैयारी करो और खुद को मजबूत बनाओ। शिक्षा ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। मन लगा करके पढ़ो, खूब कामयाब बनो। इतनी कामयाब कि हम गर्व से कहें कि आप हमारी बेटी हैं। नैना के लिए अब आंसू रोकना नामुमकिन हो गया था। आंखों में आंसू लिए मुस्कुराते हुए नैना ने उन्हें धन्यवाद दिया। अच्छा सर, नैना मैडम में हुनर तो है, देखिए ना, रोना और हंसना दोनों एक साथ। प्रिंसिपल सर एक बार फिर माहौल को हल्का करने लगे। अरे हाँ प्रिंसिपल साहब, कल आप चले जाइएगा जरा नैना मैडम के साथ काउंसलिंग के लिए। जो कॉलेज हमने बताया है वहीं प्रवेश दिलवाइएगा। सर आप तो हमें नैना मैडम का असिस्टेंट बना दीजिए। कहते हुए प्रिंसिपल सर हंसने लगे। घर आकर के नैना ने सारी तैयारी की। अगली सुबह यथा स्थान नैना समय से पहले पहुंच गई और प्रिंसिपल सर का इंतजार करने लगी। जैसे ही वो आए, नैना ने उनकी कार का पिछला गेट खोला और बैठने लगी। अरे नैना मैडम, मैं आपका ड्राइवर नहीं हूँ जो आप पीछे बैठोगी, आइए आगे आकर के बैठिए। कहते हुए उन्होंने कार का अगला गेट खोल दिया। नैना पहले कभी किसी के साथ ऐसे कार में आगे की सीट पर नहीं बैठी थी, इसलिए थोड़ा असहज थी, पर चुपचाप बैठ गई। यूनिवर्सिटी काफ़ी दूर था, इसलिए रास्ते में काफ़ी वक्त लग गया। आज अमावस्या है क्या? प्रिंसिपल सर ने नैना से पूछा। अमावस्या? नैना ने चौंक करके पूछा। हाँ, वो अमावस्या को कुछ लोगों का मौन व्रत होता है ना, तो मुझे लगा शायद आज आपका मौन व्रत है। और दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। जी नहीं, मेरा कोई मौन व्रत नहीं है। तो घर में क्या बोला आपने कि कहाँ जा रही हैं आप? जहाँ जा रही हूँ वहीं बताऊंगी ना। ओह, तो ये भी बताया होगा कि किसके साथ जा रही हैं? जी नहीं। क्यों, जिसके साथ जाएंगे उसके बारे में बताएंगी नहीं? नैना कुछ नहीं बोली। आपने डायरेक्टर सर को क्यों बताया कि मैं काउंसलिंग के लिए नहीं जा रही हूँ? अब उनके पैसे कैसे लौटाऊंगी? मैं 28,000 रुपए कोई छोटी रकम तो नहीं होती ना। ओह, तो इसलिए चुप बैठी हैं क्योंकि नाराज हैं कि मैंने सर को सारी बात क्यों बताई। नैना चुप ही रही। देखो नैना, अगर आगे बढ़ोगी तो रास्ते बनेंगे, अगर रुक गई तो रास्ते खुद चल करके नहीं आएंगे। आगे बढ़ो और अच्छी नौकरी करो। आज तुम्हारी सैलरी 8,000 रुपये है, पर ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम कब तक इसे सिर्फ 8,000 ही रखना चाहती हो। जब तुम ठान लोगी कि 8,000 को 18,000 बनाना है तो तुम्हें ज्यादा समय नहीं लगेगा, और फिर 18 से 80,000 भी हो सकती है। बस कोशिश तुम्हें करनी होगी। पहली बार प्रिंसिपल सर के मुंह से अपने लिए सिर्फ नैना सुन करके नैना को थोड़ा असहज तो लगा, पर उनकी बातें सुन करके उसे एहसास हुआ कि सच में अगर कोशिश की जाए तो सब कुछ हो सकता है। उसने कब सोचा था कि वो कभी नौकरी करेगी, फिर पहली नौकरी 2500 रुपये और दूसरी बार 8,000 रुपये, तो तीसरी उससे ज़्यादा भी हो सकती है। नैना खुद को पहले से ज़्यादा उत्साहित अनुभव कर रही थी। काउंसलिंग में सुबह से शाम हो गई। दोनों ने साथ ही नाश्ता किया, साथ ही खाना खाया। पूरा दिन साथ में रहने से काफ़ी बातें भी हुई। कभी नैना के मायके के बारे में, कभी उसके कैरियर के बारे में। नैना को उसका मनपसंद कॉलेज भी मिल गया था। बीच बीच में हाल चाल लेने के लिए डायरेक्टर सर और रूपल मैम का फ़ोन भी कभी नैना के पास तो कभी प्रिंसिपल सर के पास आते रहे। वापसी में नैना को घर
छोड़ते हुए प्रिंसिपल सर अपने घर चले गए। नैना आज बहुत खुश थी। खुश इसलिए थी क्योंकि वो जिंदगी में आगे बढ़ रही थी, और इसलिए भी कि अब वो अकेली नहीं थी, उसके साथ रूपल मैम थी, डायरेक्टर सर थे और अब प्रिंसिपल सर भी थे। आज नैना को एहसास हुआ कि समस्या जीवन के दुख और तकलीफें नहीं होती, बल्कि अकेलापन है। अगर किसी का साथ हो तो हर समस्या बहुत छोटी सी लगती है। घर में सबको पता था कि नैना आगे बढ़ रही है, मगर कोई कुछ कर ना सका। नैना को परेशान करने की उनकी सारी कोशिशें बेकार हो रही थी, क्योंकि नैना अब उनकी किसी बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझती थी। पंकज से दूरियां बढ़ती जा रही थी। अब ज़्यादातर तो वो नशे में बेहोशी की हालत में ही घर आते। सुबह उनके जागने से पहले नैना विद्यालय जा चुकी होती, और फिर शाम या रात में ही पंकज का आना होता था। दोनों के बीच रिश्ता सिर्फ अब नाम का रह गया था, पर इससे ना तो पंकज को कोई फर्क पड़ता था और ना ही नैना को। नैना का एक ही मकसद था, पढ़ाई और अच्छी नौकरी, ताकि वो सर के सारे पैसे लौटा दे। हाँ, एक चीज थी, इन दिनों नैना की नजदीकियां प्रिंसिपल सर के साथ जरूर बढ़ने लगी थी। वो अक्सर नैना की पढ़ने में सहायता किया करते थे, किताबें इत्यादि ला करके दिया करते थे। नैना और रूपल को घर भी छोड़ देते थे, और कभी कभी कंप्यूटर लैब में आकर के नैना को कंप्यूटर में नई नई चीजें सिखा जाते, जिसे नैना एक खड़ूस प्रिंसिपल समझती थी। आजकल वो उसके लिए बहुत सम्मानी हो गए थे। दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगता था। ये एक बहुत अच्छी दोस्ती थी जो उनके बीच बढ़ रही थी। एक दिन जय ने विद्यालय में आकर के बताया कि वो कल से स्कूल नहीं जाएगा। उसकी मैम ने उसे स्कूल आने से मना किया है। ज्यादा पूछने पर उसने कहा कि मैम ने आपके लिए डायरी में कुछ लिखा है। नैना ने डायरी खोल करके पढ़ी तो नोटिस था कि जय की फीस जमा ना होने की वजह से अब वो विद्यालय नहीं आ सकेगा। नैना को एहसास हुआ कि जिस बात का डर था वही हो गया। अपनी बीएड की फीस के चक्कर में जय की फीस छूट गई। परेशान तो हुई पर उसे पता था कि कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। उसने रूपल से बात की, बस इतनी सी बात, तेरी समस्या का समाधान भी तेरे पास है। वो कैसे? अरे हमारे प्रिंसिपल सर की शहर के सभी स्कूल के प्रिंसिपल से बहुत अच्छी पहचान है। वो अगर कहेंगे तो तुझे तेरी सैलरी आने तक का समय मिल जाएगा। एक बार उनसे बात कर। नहीं, वो सोचेंगे कि हर बार एक नई समस्या लेकर के आ जाती हूँ मैं, तो क्या हुआ, जैसे मुझसे बात की वैसे ही बात ही तो करनी है। नहीं, मुझे ठीक नहीं लग रहा है उनसे इस तरह बात करना। चल अच्छा, मैं बात करती हूँ। अरे आप तो रहने ही दो, हर बात पहुँचा देती हो वहाँ तक, मैं बात कर लूंगी, कह करके नैना वहाँ से चली गई और जा करके अपने काम में व्यस्त हो गई। कौन से स्कूल में पढ़ता है आपका बेटा? लैब में आए प्रिंसिपल सर ने नैना से पूछा। गुड मॉर्निंग सर। जी, ओ सनातन धर्म पब्लिक स्कूल। ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ। आप कल से जय को स्कूल भेजिए। उन्होंने वहीं नैना के सामने ही उसके बेटे के स्कूल की प्रिंसिपल, जो कि उनकी अच्छी मित्र भी थी, को फोन मिलाया और उन्हें बताया कि जय, जो कि उनके विद्यालय में कक्षा 4 का विद्यार्थी है, कि माँ हमारे विद्यालय में शिक्षिका हैं, किसी वजह से वो फीस नहीं दे पाई। आप उन्हें थोड़ा सा समय दें, वो फीस भर देंगी, और अगर वो नहीं भर पाई तो मैं भरूंगा। सामने से जो भी प्रतिक्रिया आई नैना को नहीं पता, पर हाँ, फोन रखते ही उन्होंने कहा, लीजिए हो गया आपका काम, अब आप सैलरी आते ही फीस भर दीजिएगा। वैसे आप इतना संकोच क्यों करती हैं अपनी बात रखने में? अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी हो तो आप बेझिझक कह सकती हैं, कह करके वो चले गए। नैना अब सोच रही थी कि दुनिया इतनी भी बुरी नहीं जितनी वो समझती है। ना तो सारे पुरुष एक जैसे होते हैं और ना ही सारी महिलाएं। उसे बहुत खुशी थी कि सारी मुश्किलें अब सरल हो गई। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि विद्यालय की छुट्टी के बाद अक्सर प्रिंसिपल सर रूपल और नैना को घर तक छोड़ दिया करते थे। उस दिन भी यही हुआ। तीनों एक साथ विद्यालय से निकले, मगर रूपल को कुछ काम था, इसलिए वो रास्ते
रास्ते में ही उतर गई। अब कार में सिर्फ नैना और प्रिंसिपल सर थे। नैना, मुझे थोड़ा काम है, अगर जल्दी ना हो तो करते हुए चलें, ज्यादा नहीं, बस आधा घंटा लगेगा। जी ठीक है। नैना का भी कौन सा इंतजार करने वाला घर पर है। एक जय था, वो भी इन दिनों नानी के घर गया हुआ था। उसके मामा आए थे और लिवा गए। नैना से भी चलने की जिद की, पर प्रिया की वजह से उसने जाने से मना कर दिया। घर में और किसी को उससे मतलब ही कहाँ था। सासू माँ हर रोज सुबह होते ही अपनी छोटी बेटी के घर चली जाती थी, जो वहीं पास में रहती थी। देर रात को वापस आती, खाना खा करके सो जाती। घर में सिर्फ ससुर जी होते थे, जिनसे नैना को पहले ही नफरत थी। उनकी की हुई हरकत को नैना भूल नहीं पा रही थी और उनके सामने जाने से भी बचना चाहती थी। नैना की हाँक के साथ कार की दिशा बदल गई। कार शहर से दूर बढ़ने लगी। हम कहाँ जा रहे हैं सर? नैना ने पूछा। बिठूर। पर वहाँ क्यों? बिना कोई उत्तर दिए वो कार चलाते रहे। नैना भी अब चुपचाप बैठ गई। थोड़ी देर बाद कार रुकती है। दोनों उतर करके आगे चल देते हैं। ये कौन सी जगह है? नैना ने पूछा। पिछले 9 सालों से कानपुर में हो तुम, और तुम्हें बिठूर के बारे में नहीं पता? ये बिठूर है नैना। अपने लिए तुम सुनकर के नैना को थोड़ा अजीब लगा। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? आओ आगे चलें। हाँ चलिए, कह करके नैना उनके पीछे चल दी। थोड़ी देर चली ही थी कि नैना की आंखें खुशी से खिल उठी। वो किसी मासूम छोटे बच्चे की तरह खुश हो करके बोली, गंगा मैया, ये गंगा मैया है ना? वाह, कितनी सुंदर जगह है। आपको पता है, मुझे नदी के घाट बहुत अच्छे लगते हैं। जब हम होशंगाबाद में रहते थे तो हम रोज नर्मदा घाट जाते थे और वहाँ बहुत देर तक बस यूं ही बैठे रहते थे। कितनी प्यारी जगह है। नैना बहुत ज्यादा खुश हो करके बोले जा रही थी। अचानक उसने देखा कि प्रिंसिपल सर उसे देख करके मुस्कुरा रहे हैं, तो थोड़ा संभलते हुए बोली, माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा ज्यादा उत्साहित हो गई। कोई बात नहीं, पर तुम बहुत प्यारी लग रही हो, ऐसे बच्चों की तरह खुश होते हुए। बहुत खूबसूरत, बिल्कुल किसी मासूम बच्चे की तरह। नैना उनके ये शब्द सुन करके थोड़ी लजा गई और चुपचाप गंगा मैया को देखने लगी। थोड़ी देर दोनों घाट पर बैठे रहे। दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। ऐसा लग रहा था मानो बातें तो दोनों कर रहे हों, मगर एक दूसरे से नहीं, बल्कि गंगा मैया से या शायद खुद से। मगर बातें एक दूसरे के बारे में ही हो रही थी, ये पक्का था। चलें, वापस जाने में भी आधा घंटा लग जाएगा। प्रिंसिपल सर के शब्द सुन करके नैना उठ खड़ी हुई और आगे सीढ़ियां चढ़ने लगी। तभी पीछे से आवाज आई, मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूँ नैना। हर समय सिर्फ तुम्हारे ख्याल रहता है। तुम एक दिन विद्यालय ना आओ तो उस दिन मन नहीं लगता काम में। नैना के कदम वहीं रुक गए। उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो पीछे मुड़ करके देखे। नैना, मुझे तुम्हारा साथ बहुत अच्छा लगने लगा है। कई बार सिर्फ तुम्हें देखने के लिए कंप्यूटर लैब आता हूँ। तुम्हें तो उसी दिन से पसंद करने लगा हूँ जिस दिन पहली बार इंटरव्यू में देखा था तुम्हें। शायद याद भी ना हो कि तुमने क्या पहना था। तुम्हें मुझे याद है, सफेद साड़ी जिसकी किनारी लाल और पीली थी। तुम खूबसूरत हो, वो एक अलग बात है, मगर तुम्हारी खुददारी ने मुझे तुम्हारी तरफ आकर्षित किया। नैना सब कुछ चुपचाप सुने जा रही थी। याद है जब तुमने कहा था कि अगर तुम्हारे लिए कोई सिफारिश आई हो तो तुम ये नौकरी नहीं करना चाहोगी। उसी दिन से तुम मेरे मन में उतर गई। आज के इस समय में जहाँ सब कुछ जान पहचान का सब लोग फायदा उठाना चाहते हैं, वहीं तुम सबसे अलग हो। तुम सचमुच सबसे अलग हो। कहते कहते वो नैना के सामने आकर के खड़े हो गए। नैना नजरें नीचे किए चुपचाप खड़ी रही। नैना, मैं सच में तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा हूँ, या सच कहूँ तो तुमसे प्यार करने लगा हूँ। नैना ने डबडबाई नजरें उठा करके उन्हें देखा और फिर चुपचाप आकर के कार में बैठ गई। वो भी आकर के कार में बैठ गए। दोनों चुपचाप चल दिए। कोई कुछ नहीं बोला। अब नैना घर के नजदीक पहुंचकर उतरने को हुई तो उन्होंने कहा, तुमने कुछ कहा नहीं। शायद तुम्हें मेरी बातों का बुरा लगा हो। तुम्हारा दिल दुखाना मेरा कोई मकसद नहीं था।
कल सुबह तुम्हारा इंतजार करूंगा विद्यालय में, कह करके वो आगे बढ़ गए। नैना भी घर आ गई। घर पर आ करके देखा तो ससुर जी सो रहे थे और कोई भी घर पर नहीं था। नैना चुपचाप अपने कमरे में चली गई। शाम के 5 बज चुके थे, इसलिए आराम का समय तो नहीं था। फिर भी अपने लिए एक कप चाय बना करके वापस कमरे में आ गई। जब तक चाय बनी तब तक सुबह के पड़े बर्तन भी धो दिए थे। चाय का कप लेकर के अपने परम मित्र आईने के सामने बैठ गई और प्रिंसिपल सर की कही एक एक बात उसके कानों में गूंजने लगी। वो मुस्कुराई, तभी उसकी माँ की आवाज़ उसके कानों में गूंजी, नैना पापा तो चले गए, सिर्फ उनका नाम बचा है, इसे बचाना या बदनाम करना तुम्हारे हाथ में है। तभी उसके कानों में दूसरी आवाज़ गूंजी, ये उसके जेठ जी की थी, तुम मुझे खुश रखो नैना, मैं तुम्हें रानी बना करके रखूंगा, घर की बात घर में रहेगी। फिर एक और आवाज़ गूंजी, ये उसके ससुर की आवाज़ थी, जो खुशी तुम्हें पंकज नहीं दे सकता वो मैं दूंगा, और फिर हमारे रिश्ते पर कोई शक भी नहीं करेगा। नैना ने अपने दोनों कान बंद कर लिए और बहुत देर तक अपने कान बंद किए रही। जैसे ही उसने अपने हाथ अपने कानों से हटाए, फिर एक आवाज़ सुनाई दी, तुम मेरी बेटी नहीं बेटा हो नैना, और मुझे भरोसा है कि तुम जो भी करोगी सही करोगी। पापा आप क्यों चले गए? आप बहुत याद आते हो पापा, एक पल के लिए वापस आ जाओ, सिर्फ एक पल के लिए। मैं आपके कंधे पर सिर रख कर के रोना चाहता हूँ, अब दर्द संभाला नहीं जाता। आ जाओ पापा, बस एक बार मेरे सामने आ जाओ। आप तो कहते थे कि मैं तुम्हें रोते नहीं देख सकता, मैं हर दिन रोती हूँ, अब आप क्यों नहीं आते? आप क्यों नहीं आते पापा, प्लीज एक बार आ जाइए। रोते रोते नैना अपने दोनों घुटने मोड़ करके सिर झुका करके बैठ गई। कुछ देर बाद उठी और हाथ मुंह धोया। चाय ठंडी हो चुकी थी, इसलिए वापस ले जा करके रसोई में रख दी। धीमी आवाज में रेडियो चला दिया। अगर तेरे मन में कुछ नहीं है प्रिंसिपल सर के लिए तो ये व्याकुलता क्यों, और अगर है तो आज कुछ कहा क्यों नहीं? नैना का अंतर्मन भी आज नैना से सवाल कर रहा था। मैं तो उनका बहुत सम्मान करती हूँ, अगर मैंने उन्हें ना कहा तो कहीं मैं अपना एक अच्छा पथ प्रदर्शक खो दूंगी, और हाँ करने का तो सवाल ही नहीं है। मैं उनसे प्यार नहीं करती, मैं उनका सम्मान करती हूँ और हृदय की गहराइयों से करती हूँ, पर मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। नैना खुद के सवालों के जवाब खुद ही दे रही थी। नैना व्याकुल थी, परेशान थी, पर सब कुछ बहुत साफ था। वो उनसे प्यार तो नहीं करती थी। हम हर उस इंसान से प्यार नहीं करते जिसका सम्मान करते हैं। सम्मान और प्रेम दोनों में बहुत भेद है। नैना भी इसी भेद को समझने की कोशिश कर रही थी। रेडियो में गाना बज रहा था, खुशियां और गम सहती है फिर भी क्यों चुप रहती है, अब तक किसी ने ना जाना जिंदगी क्या कहती है। थोड़ी देर बाद नैना खड़ी हुई और खाना बनाने लगी, पर मन में कुछ और चल रहा था। कई सवाल थे जो उसे घेरे थे। कल क्या कहूंगी मैं उनसे, कैसे समझाऊंगी कि मैं उनसे प्यार नहीं करती बल्कि उनका सम्मान करती हूँ? क्या वो मानेंगे? कहीं मुझे नौकरी से तो निकाल नहीं देंगे? ओह, नौकरी चली गई तो फिर क्या करूंगी मैं? जय की फीस, कॉलेज का खर्च, उसके अपने खर्च, क्या होगा अब? उधेड़ बुन में रात से सुबह हो गई। सुबह तैयार हुई, घर से निकली विद्यालय के लिए, मगर आज कदम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? आज जाने का मन नहीं है, मगर आज नहीं तो कल जाना तो होगा ही। ओ मैडम, कहाँ खोई रहती हैं आप? देर हो रही है, जल्दी आकर के रिक्शे में बैठो। रूपल मैम ने आवाज दी तो नैना आकर के रिक्शे में बैठ गई। और बता, कैसा चल रहा है पढ़ाई? ठीक है मैडम, ठीक चल रही है मैम, संक्षिप्त सा उत्तर दिया नैना ने। तब तक रूपल का फोन बज उठा। नैना को लगा चलो अब रूपल मैम ज्यादा सवाल नहीं पूछेंगी। दोनों विद्यालय के लिए निकल गई। विद्यालय पहुंचने पर क्या होगा, नैना हाँ कहेगी या ना? कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे दो राहे पर ले आती है जहां हमारे लिए सही और गलत का निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही दो राहे पर शायद नैना भी थी। जैसे ही नैना विद्यालय पहुंची, सामने प्रिंसिपल सर खड़े हुए थे। उन्हें देखते ही रूपल ने कहा, आज सर गेट पर, इसका मतलब देर
से आने वाली की सामत है आज। अच्छा हुआ हम समय से हैं। मगर नैना ने जैसे ही उन्हें देखा, एक क्षण के लिए नजरें टकराई। हजारों सवाल और जवाब उस एक क्षण में सामने लहरा गए। नैना ने तुरंत नजरें नीची कर ली। गुड मॉर्निंग सर, आज सुबह सुबह यहाँ मूड तो सही है आपका, रूपल ने मजाक करते हुए कहा। मूड बिल्कुल बढ़िया है, आपको देखकर और ज्यादा बढ़िया हो गया, उन्होंने भी उसी लहजे में उत्तर दिया। गुड मॉर्निंग सर, नैना ने धीमे से कहा। उसकी कही बात तो अनसुना कर वो रूपल से बात कर। मॉर्निंग असेंबली में भी अब भी नैना की नजरें सर से टकराई तो सहम कर नीचे कर ली उसने। सब अपनी अपनी कक्षाओं में चले गए। नैना कंप्यूटर लैब में चली गई। उसे लगा अब सर यहाँ आएंगे और उससे कल की बातें पूछेंगे, पर 2 पीरियड निकल गए और वो नहीं आए। नैना अपनी कक्षाएं पढ़ाने में व्यस्त हो गई। दिन भर उसके ख्यालों में सिर्फ कल वाली बात ही गूंज रही थी। छुट्टी हुई और वो रूपल सर के साथ घर जाने लगे। नैना को लगा कि अब रूपल मैम को छोड़ने के बाद वो कल की बात का जिक्र करेंगे, पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। नैना को भी उसके घर के पास छोड़कर वो चुपचाप चले गए। नैना इस बात से थोड़ा चिंतित थी कि ना जाने उनके मन में क्या चल रहा है। कहीं सीधे सीधे नौकरी से निकालने की खबर ना सुना दें, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रिंसिपल सर अब उससे सिर्फ मतलब भर की बात किया करते, पर हाँ अक्सर लैब में जरूर आते। ना नैना कुछ कहती और ना ही वो, पर जब भी नजरें मिलती ऐसा लगता जैसे हजारों बातें हो गई हों दोनों के बीच, एक अच्छे मित्र की तरह। वो दोनों अब भी साथ थे। तभी लखनऊ में एक सेमिनार में भाग लेने के लिए शिक्षकों का चयन हुआ। उसमें नैना का भी नाम था। सभी को सिर्फ एक दिन के लिए सेमिनार में जाना था। हर रोज 5 शिक्षकों को जाना तय हुआ। प्रिंसिपल सर को पूरे 4 दिन वहीं रहना था। नैना ने जब घर में बताया कि एक दिन के लिए लखनऊ जाना है तो सबने मना कर दिया। कहीं नहीं जाना, कोई जरूरत नहीं है ऐसी नौकरी करने की कि शहर से बाहर जाना पड़े। सासू माँ ने कहा, मम्मी जी मैं सुबह जाऊंगी और शाम को वापस आ जाऊंगी, वैसे भी तो स्कूल जाती हूँ ना, सिर्फ कुछ घंटे ही तो एक्स्ट्रा हैं। वो सब हमें नहीं पता, नहीं जाओगी मतलब नहीं जाओगी, मेरा जाना जरूरी है। कुछ शिक्षकों का तो चयन भी हुआ है, मेरा हुआ है तो आप मुझे मना कर रही हैं। प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं रात से पहले वापस आ जाऊंगी। और फिर रूपल मैम भी तो जा रही हैं मेरे साथ। सासू माँ को एहसास था कि अगर इजाजत नहीं दी तो नैना विद्रोह करेगी, मगर जाएगी जरूर, इसलिए इजाजत दे करके एहसान जताने में ही भलाई समझी। सेमिनार के आखिरी दिन नैना और रूपल बाकी 3 शिक्षकों के साथ पहुंची। हल्का गुलाबी और सफेद रंग की साड़ी में नैना बहुत प्यारी लग रही थी। वहीं गहरे हरे नीले रंग की साड़ी में रूपल मैम अपने नाम के अनुसार रूप की भी आभा बिखेर रही थी। 3 दिन बाद नैना को अपने सामने देखकर प्रिंसिपल सर उसे अनदेखा कर बाकी सब से मिले भी और सबका स्वागत भी किया। चलिए पहले सब नाश्ता कर लीजिए, फिर 10 बजे से सेमिनार शुरू होगा। उन्होंने सभी शिक्षकों को निर्देश दिया। मैं नाश्ता करके आई हूँ, रूपल ने कहा। मैं भी, नैना ने कहा। ठीक है, बाकी सब नाश्ता करके मेरे हाल में मिलिए, आप दोनों मेरे साथ आइए। प्रिंसिपल सर ने नैना और रूपल को साथ चलने को कहा। कहाँ सर? रूपल ने पूछा। मेरे कमरे में, सभी शिक्षकों के बैच वहीं रखे हैं। दोनों उनके साथ चल दिए। कमरे में जा करके सामान लिया और बाहर आ गए। तभी रूपल को उसकी कोई पुरानी मित्र मिल गई और वो उससे बातें करने में व्यस्त हो गई। नैना और प्रिंसिपल सर चुपचाप खड़े थे। दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोला। नैना समझ गई कि अब सर उससे कोई बात नहीं करना चाहते हैं। जानबूझ करके नैना को अनदेखा करने के लिए उन्होंने अपना फोन निकाला और व्यस्त हो गए। नैना को बुरा तो लगा, पर वो चुपचाप खड़ी रही। थोड़ी देर में सब हाल में पहुंचे। हाल में सब साथ ही बैठे थे। सबने सेमिनार बहुत अच्छे से सुना।
कुछ रोचक प्रस्तुति भी हुई। अंत में सर ने सबको सीएमएस के संस्थापक श्री जगदीश गांधी जी से मिलवाया। बेहद साधारण लेकिन अलौकिक प्रतिभा और ज्ञान के धनी व्यक्तित्व। सभी उनसे मिलकर के बहुत खुश और प्रोत्साहित हुए। नैना के लिए एक नया अनुभव था। इस बीच कई बार दोनों की नजरें आपस में मिली, पर जैसे ही मिलती तुरंत दोनों यहाँ वहाँ देखने लगते। शाम होते ही सब वापस कानपुर के लिए निकले। 2 कार थी और 6 लोग, इसलिए तय हुआ कि ये तीन लोग एक साथ रहेंगे, क्योंकि हर रोज ही नैना और रूपल को घर तक छोड़ते थे, इसलिए वो तीनों एक साथ हो गए। और वैसे भी तीनों की बनती भी थी। रास्ते में 2 घंटे के सफर में नैना ने एक शब्द भी नहीं कहा। रूपल सर ही आपस में बातें कर रहे थे। रूपल कहाँ भी, क्या हुआ नैना, ठीक तो हो या ज्यादा थक गई आज? नैना ने सिर दर्द का बहाना बनाया। चुप रहना ही उचित समझा, जबकि नैना और प्रिंसिपल सर दोनों जानते थे कि नैना चुप क्यों है। थोड़ी देर बाद रूपल मैम का घर आया और वो उतर गई। अब नैना और वो अकेले थे। उन दोनों के बीच सन्नाटे में भी बहुत शोर था। कार नैना के घर की तरफ ना मुड़ करके किसी और दिशा में मुड़ गई। नैना समझ गई कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए चुपचाप बैठी रही। आगे जा करके एक जगह कार रुक गई। नैना का दिल तेजी से धक धक कर रहा था। क्या तुम्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया? इन 4 दिनों में जब मैं विद्यालय में नहीं था। नैना चुपचाप रही। नैना, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, कुछ बोलोगी? क्या तुम्हें एक पल भी मेरा ख्याल नहीं आया? मैं यहाँ हर रोज इंतजार करता था कि शायद आज आओगी तुम। एक पल भी तुम्हें अपने मन से नहीं निकाल पाया मैं। और आज सुबह से जब से तुम्हें देखा है तब से तुमसे बात करना चाहता था, पर सोचा शायद तुम शुरुआत करो, पर तुमने तो कुछ भी कहना जरूरी नहीं समझा। नैना, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ, और बहुत ज्यादा, शायद खुद से भी ज्यादा। तुम्हें एक बार भी एहसास नहीं हुआ मेरी कमी का? तुम्हारा एक बार भी मन नहीं हुआ मुझे देखने का? वो बोले जा रहे थे, ये सब प्यार नहीं है, आकर्षण है। आप समझदार हैं, एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। किस रिश्ते की नींव रखना चाहते हैं जिसका कोई भविष्य ही नहीं? आपकी पत्नी है जो आंख मूंद करके आप पर भरोसा करती होगी। मेरा पति है जिसने किसी भरोसे के साथ मुझे नौकरी करने की इजाजत दी है। हम दुनिया को नहीं, हम खुद को धोखा देंगे, इसलिए इस बात को यहीं खत्म कर दीजिए। किसकी बात कर रही हो तुम? अपने उस पति की जिसे तुम्हारी या तुम्हारी तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर अगर मेरे मन में तुम हो और मैं अपनी पत्नी के साथ रिश्ता निभाऊं, धोखा तो वो भी होगा ना। कुछ रिश्ते हम सिर्फ इसलिए निभाते हैं क्योंकि निभाना हमारी जरूरत है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सिर्फ तुम्हारा थोड़ा सा समय ही तो चाहता हूँ, और मैं किसी के साथ कोई अन्याय थोड़े ना कर रहा हूँ। आप पंकज के बारे में, हाँ, सब जानता हूँ। कई बार तुम्हें देखा है पंकज के दिए जख्म अपनी साड़ी के आंचल से छुपाते हुए। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता? तुम्हारी आंखें खुद तुम्हारा दर्द बयां करती हैं, और तुम तो दया कर रहे हैं मुझ पर, दुख बांटना चाहते हैं मेरा। ऐसे रिश्तों की उम्र बहुत छोटी होती है। नैना, हर बात को गलत नजरिए से देखना जरूरी है। मैं तुम पर कोई दया नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमसे पहले दिन से प्यार करने लगा हूँ। तुम्हारी सच्चाई तो मुझे बहुत बाद में पता चली। मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ। हाँ, मैं आपका सम्मान करती हूँ और हृदय की गहराइयों से करती हूँ। नहीं, तुम भी करती हो मुझसे प्यार, मगर कहना नहीं चाहती क्योंकि तुम डरती हो। इस समाज से, परिवार से, सबसे डरती हो तुम, इसलिए तो आज तक अपने लिए आवाज नहीं उठा पाई। हिम्मत खुद के लिए आवाज उठाने की नहीं है। क्यों डरती हो? क्या जीवन ऐसे ही गुजार दोगी घुट घुट करके? नैना की आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। नैना, प्लीज चुप हो जाओ, मैं तुम्हें रोते नहीं देख सकता। पिछले 1 साल से चाहता हूँ तुम्हें, कभी भी तुम्हें तकलीफ देना या परेशान करना मेरा मकसद नहीं है। तुम खुश रहो, बस यही चाहता हूँ। लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ और करता रहूंगा, और ऐसा करने से तुम मुझे नहीं रोक सकती। नैना के हाथों को अपने हाथों में लेकर के कहने लगे, तुम्हें खुशियाँ देना चाहता हूँ
हूँ तकलीफ नहीं, मुझे माफ कर दो अगर मेरी वजह से तुम्हारा दिल दुखा हो तो। नैना के आंसू पोंछते हुए कहा, आप मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और मैं भी आपको कभी खोना नहीं चाहती, इसलिए इस मित्रता को ऐसे ही रहने दीजिए। किसी ऐसे रिश्ते में मत बदलिए जिसकी वजह से मैं आपको खो दूं। मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल गया। मैं तुमसे वादा करता हूँ आज से तुम कभी अकेली नहीं रहोगी। जब तक सांस है तुम्हारा मित्र हर कदम पर तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे लिए तुम्हारा साथ और तुम्हारी खुशी बहुत महत्वपूर्ण है। चलो तुम्हें घर छोड़ दूं, वरना घर पर न जाने क्या नया बखेड़ा हो जाए। धन्यवाद, आपने मुझे समझा। फिर उन्होंने नैना को घर छोड़ दिया। नैना घर पहुंची तो रात के 8 बज चुके थे। सासू माँ नैना का ही इंतजार कर रही थी। बड़ी देर लगा दी आने में। सासू माँ ने पूछा, जी मम्मी जी, थोड़ी देर हो गई, ट्रैफिक ज्यादा था। खाना सिर्फ मेरे और तुम्हारे लिए बनेगा, पापा और पंकज शादी में गए हुए हैं, उन्होंने नैना को बताया। जी ठीक है, क्या बना दूं? कुछ भी बना लो। ऐसा करो अजवाइन के पराठे बना लो, दही रखा है, वो रायता हो जाएगा, जल्दी भी बन जाएगा, बहुत भूख लगी है, सासू माँ ने कहा। जी ठीक है मम्मी जी, मैं अभी बना करके लाई, कह करके नैना खाना बनाने लग गई। आज नैना निश्चिंत थी और खुश भी। वैसे अब बात प्रिंसिपल साहब की जाए तो मैं बता दूं कि वो 29-30 वर्षीय आकर्षक व्यक्तित्व के धनी, खुशमिजाज, सकारात्मक, हमेशा सबकी सहायता करने को तैयार और अपने कर्मचारियों के साथ मित्रवत व्यवहार रखने वाले सबके प्रिय थे। नाम है राजीव शर्मा। विद्यालय के कई शिक्षिकाएं उन्हें बहुत पसंद करती थी और उनसे बात करने के, उनके साथ समय बिताने के अवसर ढूंढती रहती थी, पर उनका मन अटका था नैना में। खैर ये दोस्ती अब दिन पर दिन गहरी होती जा रही थी। अब कुछ कहे बिना बहुत सी बातें हो जाया करती थी। नैना को एक बहुत अच्छे पथ प्रदर्शक मिल गए थे और उन्हें एक बहुत अच्छा मित्र नैना के रूप में। मैंने कहीं पढ़ा था कि सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख अवश्य आता है। रात कितनी भी घनेरी हो पर उसके बाद सुबह जरूर आती है। नैना के साथ जो कुछ हो रहा था वो एक नई सुबह की या दूसरे बड़े अंधेरे की आहट, ये तो नैना को भी नहीं पता था, मगर हाँ जो हो रहा था वो अच्छा जरूर लगता था। नैना को राजीव, मैं अब प्रिंसिपल सर को उनके नाम से संबोधित करूंगा, और राजीव को नैना का साथ अच्छा लगने लगा था। मित्रता अपने आप में मिसाल थी। गंगा मैया के तट से उनके सानिध्य से शुरू हुई ये मित्रता गंगा मैया जितनी ही पवित्र थी। राजीव भी अब किसी न किसी बहाने से नैना के साथ समय बिताने की कोशिश करते। खैर समय गुजर रहा था। नैना के घर के हालात अब भी वैसे ही थे। नैना ने घर पर ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, मगर पंकज ने शराब पी करके सारे बच्चों को बुरा भला कहा और सभी बच्चों ने आना बंद कर दिया। फिर एक दिन नैना जब विद्यालय से थकी हारी लौटी तो सासू माँ ने नैना से पूछा, नैना, नंदिनी, नैना की ननद, की वो पीली वाली साड़ी नहीं मिल रही है जो उसने पिछले महीने पूजा में पहनी थी, तुम्हारे पास है क्या? नहीं मम्मी जी, वो तो दीदी ले गई थी। तभी नैना ने पानी का ग्लास भरते हुए जवाब दिया, अपनी अलमीरा दिखाओ जरा। जी मम्मी जी, खाना खा लूं फिर खोलती हूँ, बहुत भूख लगी है, नैना ने खाना परोसते हुए कहा। थोड़ा रुक करके खा लेना, पहले अलमीरा दिखाओ, सासू माँ ने थोड़ा सख्ती से कहा। नैना को बुरा तो लगा, साथ ही गुस्सा भी आया, क्योंकि वो सुबह से भूखी थी, पर उसने उस समय खाना छोड़ करके अलमीरा खोलना उचित समझा। ये लीजिए मम्मी जी, आप देख लीजिए, कह करके नैना खाना निकालने चल दी। नैना, तुम एक एक करके सारे सामान नीचे फर्श पर रख दो, मैं सब देख लूंगी, फिर बाद में दोबारा वापस रख देना। पर मम्मी जी, उसमें बहुत समय लग जाएगा। ओह, तो तुम अपनी अलमीरा नहीं दिखाओगी, इसका मतलब साड़ी तुमने ही चुराई है। चुराई है? मैं क्यों उनकी साड़ी चुराऊंगी, क्योंकि खरीदने की औकात तो है नहीं तुम्हारी। 4,500 रुपए की है। इतनी तुम्हारी महीने भर की कमाई नहीं है जितने की मेरी बेटी साड़ी पहनती है। हाँ, मेरी कमाई उतनी नहीं है, मगर मेरे शौक भी इतने महंगे नहीं हैं। फालतू की पंचायत ना करो, अलमीरा से कपड़े निकालो। नैना ने एक एक करके सारे कपड़े निकाले और फिर सासू माँ को दिखाकर वापस रखे। इन सब में 1 घंटा से ज्यादा का समय लग गया। अब ऊपर से अपना शादी वाला बक्सा निकालो,
वो भी तो दिखाओ, सासू माँ ने गुस्से से कहा। पर मम्मी जी, उसमें तो शादी की साड़ियाँ हैं, वो तो 6 महीने से खुला ही नहीं। जितना कहा है उतना करो, बक्सा दिखाओ चुपचाप। अगर साड़ी तुमने नहीं ली तो दिखाने में डर कैसा? सासू माँ अब भी गुस्से में थी। नैना ने बड़ी मुश्किल से बक्सा नीचे उतारा। ज्यादा भारी होने की वजह से नैना बक्सा संभाल नहीं पाई और वो उसके पैर पर गिर गया। पैर पर बक्सा गिरने से नैना का बिछुआ उसके पैर में घुस गया। काफी चोट लग गई उसे। पर बिना उसकी चोट की परवाह किए सासू माँ बक्से से साड़ियां निकालकर बिस्तर पर फेंकने लगी और अपनी बेटी की साड़ी ढूंढने लगी। पर साड़ी होती तब ना मिलती। अपना सूटकेस खोलो, वो भी दिखाओ। मम्मी जी, मेरे पास उनकी साड़ी नहीं है, मेरे पैर में चोट भी लग गई है। नैना ने पैर की चोट का बहता खून पोंछते हुए कहा। इसका मतलब साड़ी उसी सूटकेस में है, उतारो उसे जल्दी। सासू माँ ने नैना की चोट अनदेखा करते हुए कहा। नैना भी अब गुस्से में उठी और सूटकेस ऊपर से उतार कर खोला और सारे कपड़े बिखेर दिए। लीजिए, अब तो हो गई तसल्ली, या अब भी कुछ बाकी हो तो वो भी देख लीजिए, नैना ने भी गुस्से से कहा। तेवर तो देखो इसके, साड़ी ढूंढने के लिए कह दिया तो कितना तमतमा रही है। जरूर अपनी माँ या भाभी को दे आई होगी। सासू माँ ने बिना सोचे समझे नैना पर इल्जाम लगा दिया। मम्मी जी, मैं तो कई महीने से मायके गई नहीं, और वो साड़ी तो दीदी ने पिछले महीने ही पहनी थी, और मैंने उन्हें खुद वो साड़ी दी थी जब वो अपना सामान पैक कर रही थी, नैना ने जवाब दिया। सासू माँ बड़बड़ाते हुए घर से बाहर चली गई। नैना समझ गई कि अब ये जाकर के जेठ जी और पंकज को भरेंगी और फिर पंचायत लगेगी। नैना एक बार फिर कटघरे में खड़ी होगी, फिर पंकज को कान भर करके भेजा जाएगा और वो फिर बिना सोचे समझे नैना के साथ मारपीट करेंगे। पर नैना को इन सब बातों की अब आदत हो सी गई थी। हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। शाम को जेठ जी घर आए, पंचायत हुई। नैना ने कई बार कहा कि साड़ी उसके पास नहीं है, पर कोई नहीं माना। तलाशी दोबारा ली गई पर कुछ नहीं मिला। मिलता भी कैसे? जब नैना ने साड़ी ली ही नहीं तो उसके पास कैसे मिलती? तुम्हारे पास सुबह तक का समय है, जहां रखी हो चुपचाप वापस कर दो, नहीं तो साड़ी खरीद कर दो। 4,500 रुपए की साड़ी खरीद कर दूं, पर मैंने साड़ी ली ही नहीं है, तो मैं क्यों खरीद करके दूं? नैना ने अपनी बात कही। लालची माँ की लालची बेटी, माँ क्या खानदान ही लालची है। उधर माँ और भाई इसकी भाभी को दहेज के लिए परेशान करते हैं, इधर ये हमारी बहनों की महंगी चीजें चुरा करके अपने शौक पूरे करती है। पंकज ने भी अपनी माँ और भाई की हाँ में हाँ मिलाई। अपने भाई और मम्मी के लिए ऐसी बातें सुन करके नैना खून का घूंट पी करके रह गई। कुछ बोलने का मतलब बाहस था, इसलिए चुप रही। रात में पंकज फिर नशे की हालत में आए और फिर वही मारपीट, फिर वही साड़ी की वापसी की जिद। नैना के पास साड़ी थी ही नहीं तो देती कहाँ से, इसलिए हर थप्पड़ को चुपचाप सहन कर गई। रात भर रोती रही, इसलिए सुबह नींद नहीं खुली, विद्यालय नहीं जा पाई। सुबह फिर जेठ जी आ गए। बताओ कहाँ है साड़ी? चाहे एक बार पूछे या 1000 बार पूछे, मैंने नहीं ली तो नहीं ली, नैना ने गुस्से में जवाब दिया। तो क्या दीवार खा गई या आसमान निगल गया? सासू माँ बराबर आग में घी डालने का काम कर रही थी। काफी कुछ फिर सुनाया गया नैना को। तभी नैना का फोन बज उठा। फोन उसकी ननद नंदनी का ही था। हेलो भाभी, अरे मेरी साड़ी मिल गई है। वो कल मैंने अलमीरा की सफाई के लिए सारे कपड़े बाहर निकाले थे ना, तो बच्चे ने वॉशिंग मशीन में कब डाल दी पता ही नहीं चला। आज जब कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन खोली तब साड़ी उसमें पड़ी मिली। आपकी साड़ी तो मिल गई दीदी, पर आपकी साड़ी की वजह से मेरे घर में कितना कलह हुआ इसका आपको अंदाजा भी नहीं है। अगली बार से पहले ठीक से देखने के बाद ही यहाँ फोन कीजिएगा, कह करके नैना ने गुस्से से फोन काट दिया। साड़ी मिलने की बात सुन करके सबके चेहरे सफेद हो गए, सब एकदम खामोश हो गए। नैना रोते हुए उठ करके अपने कमरे में आ गई। मम्मी क्या है ये सब? कम से कम पहले पक्का तो कर लिया करो कि साड़ी सच में खोई है या नहीं, फालतू में इतना नाटक हो गया, कह करके पंकज भी उठ करके नैना के पीछे पीछे कमरे में आ गया। हाँ हाँ, जा करके अपनी मेहरिया के पीछे पल्लू में छिप जा, अगर तलाशी ले ली तो गलत क्या है?
मम्मी जी बड़बड़ाने लगी। चलो ठीक है, अब क्यों रो रही हो, साड़ी तो मिल गई ना। पंकज ने रोती हुई नैना को चुप करवाने की कोशिश की। हाँ साड़ी तो मिल गई, पर कल रात जो मारपीट तुमने मेरे साथ की, एक बार भी सोचा कि मैं सच कह रही हूँ? नैना ने रोते हुए कहा। चलो हो गई गलती, भूल जाओ, नैना को बाहों में भरते हुए पंकज ने कहा। छोड़ो मुझे, जरूरत नहीं है मुझे तुम्हारी झूठी हमदर्दी की, नैना ने पंकज को झटकते हुए कहा। अरे नौकरी करने लगी है तो ताव आ गया, हाथ झटकती है मेरा, घमंड आ गया है क्या नौकरी का? जितना तू महीने भर में कमाती है ना, उतना तो मैं एक रात में पी करके मूत देता हूँ। पंकज ने भी गुस्से से कहते हुए नैना के बाल पकड़ करके खींच दिए। और कुछ तुम कर भी नहीं सकते हो पीकर मूतने के सिवाय, साली हरामखोर, मुंह चलाती है, कह करके और भद्दी भद्दी गालियां देते हुए कह दिया ना साड़ी मिल गई, बात खत्म। पंकज ने नैना को जोर का धक्का दिया, नैना का सिर दीवार से जा टकराया। बात खत्म नहीं हुई है अभी, बात तो अभी शुरू हुई है। और कितने झूठे इल्जाम लगाओगे, और कितना मारोगे, और कितना गिरोगे तुम सब? नैना अब चीख पड़ी थी। देखो इसको बिल्कुल बेशर्मी पर उतर आई है, कितना चिल्ला रही है, बाहर लोग सुनते होंगे तो क्या सोच रहे होंगे? सासू माँ भी आग में घी डालने का काम कर रही थी, आज बाहर लोग सुनेंगे तो मुझे बुरा भला कहेंगे। रोज जब सुनते हैं मेरी चीखें, रोज जब सुनते हैं मुझे दी हुई गालियां, तब कुछ नहीं होता मम्मी जी। नैना अब पूरी तरह से आपे से बाहर थी। क्यों चुप रहूं मैं, क्यों? कल से एक साड़ी के लिए जीना मुश्किल कर दिया है आप लोगों ने, वो भी उस साड़ी के लिए जो मैंने ली ही नहीं। गुस्से से भरी नैना बोले जा रही थी। चटाक से एक और थप्पड़ नैना के गाल पर पड़ा। कुछ ज्यादा ही जबान चलने लगी है तेरी, दो पैसे क्या कमाने लगी, सबको ठेंगे पर रखेगी, तेरी कमाई से घर नहीं चलता समझी? लगता है बाहर की हवा लग गई है, आवारा कहीं की, ना जाने कहां कहां मुंह मारती फिरती है, किसके दम पर उछल रही है, कौन सा है नया खसम मिल गया? सासू माँ बराबर आग में घी डाल रही थी और पंकज ने नैना के बाल पकड़ करके जमीन में गिरा दिया उसे। औरत जूते का फीता होती है, पैजामे का नाड़ा नहीं, जिसके बिना काम ना चले, आवारा औरत कहीं की। सब वहां से चले गए। सासू माँ दूसरे कमरे में बहुत देर तक बड़बड़ करती रही। नैना फिर एक बार आईने के सामने जा कर के बैठ गई। एक वही तो साथी था उसका मन किया वो चीख चीख करके रोने लगे, मगर मजबूर थी, चुपचाप आंसू बहाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अपने जख्मों को देखती, फिर आईने में खुद को देखती और फिर दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक करके रोने लगी। ये नौटंकी बंद करो, तुम्हारे बाप नहीं आएंगे यहाँ खाना बनाने, उठ करके खाना बनाओ, दोपहर के 1 बज रहे हैं, खाने पीने का कुछ पता नहीं है, बस हर समय नौटंकी नौटंकी, कह करके सासू माँ अपनी बिटिया के घर चली गई। नैना यही सोच रही थी कि आज मेरा कसूर क्या था, क्या गलती की थी उसने। नैना मैडम कल भी विद्यालय नहीं आई और आज भी नहीं, कोई खबर आई क्या उनकी? राजीव प्रिंसिपल सर ने रूपल से पूछा। नहीं सर, मैंने फोन किया था, उसने उठाया भी नहीं, रूपल ने बताया। एक बार और कॉल करके देख लीजिए, सब ठीक तो है ना? जी मैं अभी करती हूँ, कहते हुए रूपल ने फोन मिलाया। फोन उठा भी। हेलो नैना, मैं रूपल, तुम आज भी नहीं आई, सब ठीक तो है ना? रूपल ने पूछा। गुड मॉर्निंग मैडम, कल आऊंगी, कह करके नैना ने फोन रख दिया। सर आवाज से कुछ ठीक तो नहीं लग रहा है, पर उसने ठीक से कुछ बताया भी नहीं। रूपल ने प्रिंसिपल सर को बताया। हाँ देखते हैं, उन्होंने कहा, तो शायद कल आए, कह करके राजीव यानी प्रिंसिपल सर वहां से वापस अपने ऑफिस में आ गए, मगर बेचैनी थी कि बढ़ती जा रही थी। आखिरकार जब उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो एक खाली मैसेज नैना के नंबर पर भेजा। फोन नैना के हाथ में ही था। राजीव का मैसेज देख करके नैना समझ गई कि वो नैना को लेकर के परेशान हैं, इसलिए उसने एक मैसेज भेजा। मैं ठीक हूँ, आप परेशान ना होइए, कल सुबह मिलती हूँ। उधर से जवाब आया, अपना ख्याल रखना मेरे लिए। नैना ने तुरंत उसे डिलीट कर दिया और कोई जवाब नहीं दिया।
उसने सरसों के तेल में हल्दी मिला करके गरम की और माथे पर लगी चोट पर इस उम्मीद से लगा ली कि कल सुबह तक ठीक हो जाएगी तो नैना स्कूल जा पाएगी, नहीं तो सबको क्या कहेगी कि ये चोट कैसे लगेगी। अगले दिन नैना जब विद्यालय पहुंची तो राजीव प्रिंसिपल सर स्कूल के गेट पर ही खड़े थे, जहां नैना को देख करके राजीव की आंखों में हजारों सवाल तैर गए। वहीं नैना की आंखें भर आई। अपनी नजरें नीची करके बिना कुछ कहे नैना वहां से चली गई और आ करके अपने काम में लग गई। 2 दिन ना आने की वजह से काम भी ज्यादा था। जा करके कंप्यूटर लैब में अपना काम करने लगी। तभी रूपल वहां आई। कहाँ थी मैडम आप 2 दिन? चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने कहाँ तुम चली गई? रूपल ने मजाक में पूछा। कुछ नहीं, मैं सीढ़ियों से गिर गई तो चोट ज्यादा लग गई इसलिए नहीं आ पाई। नैना को पता था कि अगला सवाल उसकी चोट को लेकर के ही होगा, इसलिए पहले ही साफ कह दिया। ओह, ध्यान कहाँ रहता है आजकल तुम्हारा? रूपल ने पूछा। ध्यान तो काम पर ही था, पर गीले कपड़ों से भरी बाल्टी का वजन नहीं संभाल पाई इसलिए, नैना ने सफाई दी। मैं और प्रिंसिपल सर बहुत परेशान हो रहे थे। अच्छा छोड़ो, एक गुड न्यूज है, रूपल ने चहकते हुए कहा। हाँ बताइए ना, क्या बात है? मुझे दूसरी अच्छी नौकरी मिल गई है। क्या दूसरी नौकरी? तो क्या आप हमें छोड़ करके चली जाएंगी? नहीं प्लीज, आप मना कर दो। मैं कैसे रहूंगी यहाँ आपके बिना? नैना ने घबरा करके कहा। पागल, पूरे 3000 रुपए ज्यादा हैं सैलरी, कैसे छोड़ दूं? नैना उदास हो गई। पूरे दिन काम में मन नहीं लगा। छुट्टी के समय नैना और रूपल जैसे ही घर जाने को निकली कि पीछे से डायरेक्टर सर ने बुलाया। अरे रूपल मैडम और नैना मैडम जरा ऑफिस में आइए। जी सर, दोनों ने एक साथ कहा और उनके ऑफिस में गई। आइए बैठिए, हमने सुना है आप जा रही हैं रूपल मैडम स्कूल छोड़ करके? सर ने पूछा। रूपल ने कहा, सर सुना क्या है, आपको प्रिंसिपल सर ने बताया होगा। अब आप तो सैलरी बढ़ा नहीं रहे हैं मेरी, तो जाना तो पड़ेगा ही ना। अच्छा, तो आपकी सैलरी बढ़ा दी हमने, अब आप कहीं नहीं जाएंगी, यही कहने के लिए बुलाया था। लीजिए, इसी खुशी में मिठाई खाइए। डायरेक्टर सर ने मिठाई का डिब्बा आगे बढ़ाते हुए कहा। सर आपको ना सिर्फ मिठाई खाने का बहाना चाहिए। अरे मैडम, जब बहाना नहीं मिलता ना तो हम कोई ना कोई जुगाड़ ढूंढ लेते हैं। और नैना मैडम, पढ़ाई कैसी चल रही है? उन्होंने नैना से पूछा। ठीक चल रही है सर, नैना ने बताया। अपना ध्यान रखिए जरा, सुना है आप सीढ़ियों से गिर गई, उन्होंने नैना से कहा। नैना ने रूपल की तरफ घूर के देखा। जी सर, मगर अब ठीक हूँ, नैना ने जवाब दिया। तब तक प्रिंसिपल सर भी वहीं आ गए। आप लोगों को छोड़ दूं घर? नेकी और पूछ पूछ कर रूपल ने कहा। चलिए फिर आइए, मैं गाड़ी निकालता हूँ। नैना को पता था कि राजीव अब उससे बात करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें अब घर छोड़ने जा रहे हैं। हुआ भी वही। रूपल को उतारने के बाद कार नैना के घर के विपरीत दिशा में मुड़ गई। क्या हुआ था कल? राजीव ने गुस्से से कहा। ओ मैं गिर गई, नैना बोल ही रही थी कि बीच में टोकते हुए बोला राजीव। सच क्या है? कहानी तुमने स्कूल में सुना दी, अब सच बताओ। कुछ नहीं नैना, मुझे बताओ तो हुआ क्या है? नैना चुप रही। पंकज ने फिर हाथ उठाया ना। नैना के गालों से लुढ़कते हुए आंसू नीचे गिर गए। मुझे पता था ऐसा ही कुछ हुआ होगा। वैसे बात क्या थी? उन्होंने आगे पूछा। नैना ने उन्हें सारी बात बता दी। सिर्फ एक साड़ी के लिए? पागल हैं क्या सब? खैर छोड़ो, कुछ खाओगी? नहीं, उन लोगों को शायद आपके और मेरे रिश्ते पर भी शक है। बेहतर होगा कि आप इस तरह से ना मिला करें, कहीं वो हमारे रिश्ते को गलत नाम ना दे दें, नैना ने कहा। राजीव चुप रहे। थोड़ी देर बात करने के बाद उन्होंने नैना को घर से थोड़ा पहले छोड़ दिया। तुम्हें 2 दिन नहीं देखा तो इतनी बेचैनी थी, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? राजीव ने कहा। नैना कुछ नहीं बोली और चुपचाप उतरकर घर वापस चली गई। घर आकर के देखा तो घर पर ससुर जी थे बस। सासू माँ आज भी नंदनी के घर गई थी। अगर मेरी बात मानी होती तो इतनी तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। क्यों खुद को इतना कष्ट दे रही हो? अब भी समय है, मान जाओ मेरी बात। ससुर जी आज फिर मौका पाकर के दांव खेलने के मूड में थे। भगवान ने आपको भी 3 बेटियां दी हैं और तीनों खूबसूरत भी हैं। उनमें से किसी से अपनी बात क्यों नहीं मनवा लेते?
किसी को भी दे दो लालच, शायद मान जाएं। नैना ने गुस्से से कहा, हरामजादी मुंह चलाती है। इससे पहले कि ससुर जी अपनी बात पूरी करते, नैना बीच में ही बोली, गालियां सिर्फ अपने पति की सुनती हूँ, किसी और की नहीं सुनूंगी। और आज तो सिर्फ मुंह चलाया है, अगर आगे से बदतमीजी की तो हाथ पैरों के साथ और भी बहुत कुछ चलाऊंगी। कहते हुए नैना अपने कमरे में चली गई। हाँ, बहुत पर निकल आए हैं तेरे, लगता है कटवाने पड़ेंगे, ससुर जी ने बड़बड़ाते रहे। नैना ने जोर से दरवाजा धक्का दे करके अंदर से बंद कर लिया। बिस्तर से टिक करके दोनों घुटनों में मुंह छिपा करके बैठ गई और रोने लगी। नैना मैडम, आप बच्ची हैं क्या जो हर बात पर रोने लगती हैं? नैना को राजीव की आवाज सुनाई दी। सर उठा करके देखा तो वहां कोई नहीं था, शायद अंतर्मन की आवाज थी। नैना तुरंत उठ करके खड़ी हुई। सच है, क्या मैं बच्ची हूं जो हर बात पर रोने लगती हूं? नहीं, मैं नहीं रोऊंगी, रोना तो अब इन लोगों को पड़ेगा। नैना ने दरवाजा खोला, देखा तो सामने ससुर जी अब भी खड़े थे। अब आप यहाँ से जाएंगे या चप्पल खा के जाएंगे? नैना ने गुस्से से कहा। माँ ने तमीज नहीं सिखाई तुझे, कैसे बोल रही है? उन्होंने गुस्से से चीखते हुए कहा। मेरी माँ ने तो सिखाई है, पर शायद आपकी माँ भूल गई आपको तमीज सिखाना, तभी तो अपनी बेटी जैसी बहू के साथ हम बिस्तर होना चाहते हो। और हाँ, चिल्लाना मुझे भी आता है, अपनी आवाज अपने गले में रखिए और निकलिए यहाँ से। नैना भी आज पूरी हिम्मत के साथ बोल पड़ी। साली, मुझे मेरे ही घर से भगाएगी तू? अब देख मैं क्या करता हूँ, कह करके वो वहाँ से चले गए। नैना ने भी अब चैन की सांस ली। धन्यवाद मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। मुस्कुरा करके मन ही मन राजीव प्रिंसिपल सर को धन्यवाद दिया। तभी नैना का फोन बज उठा। फोन मम्मी का था। हेलो, हाँ मम्मी, कैसी हो? नैना ने पूछा। नैना, तुम्हारे बड़े बाबा अब नहीं रहे, आज सुबह सुबह परलोक सिधार गए। दुखी मन से नैना की मम्मी ने नैना को बताया। क्या बड़े बाबा? नैना रोने लगी। वो नहीं रहे बेटा, क्या कर सकते, पापा के जाने के बाद से वो बहुत घुट घुट करके जी रहे थे, शायद प्राण पापा में ही अटके थे। आज चले गए, तुम आ पाओगी? हाँ मम्मी, रोते हुए नैना ने कहा और फोन रख दिया। अगला फोन उसने पंकज को मिलाया। मेरे बड़े बाबा नहीं रहे, और वो रोने लगी। तो इसमें रोने की क्या बात है? बुजुर्ग थे, मर गए, एक ना एक दिन तो सबको मरना है। पंकज के मुंह से ये शब्द सुन करके नैना निशब्द हो गई। आज खाना ज्यादा बना लो, सिया आ रही है, कह करके पंकज ने फोन काट दिया। सिया पंकज की मझली बहन थी, जिसने नैना की खूब बनती थी। आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। बड़े बाबा, नैना को स्मरण हो आया अपने बचपन का। बड़े बाबा ने कभी शादी नहीं की, वो नैना के परिवार को ही अपना मानते थे। खेतों के बीच छोटी सी मड़ैया बना करके रहते थे। गांव से खेत काफी दूर था, इसलिए अम्मा रोज किसी न किसी के हाथ बड़े बाबा के लिए कलेवा यानी खाना भिजवाती थी। ज्यादातर ये काम नैना के भाई बहनों के जिम्मे होता था। चाचा के बेटे बेटी सब मिला करके नैना 10 भाई और 6 बहनें थी। 4 भाई बहुत छोटे थे, इसलिए वो लोग नहीं जाते थे, पर बाकी सब एक साथ गांव से निकलते, कोई लाठी लिए तो कोई रास्ते के लिए पानी का डिब्बा। तब प्लास्टिक का चलन नहीं था, सो स्टील के डिब्बे में पानी भर करके ले जाते थे, जिसे डोलची कहते थे। जूट और कांस की बनी डलिया में कपड़े से बंधी रोटियां और दूसरी डोलची में सब्जी, जिसे गांव में सब्जी नहीं तरकारी कहते थे। सारे के सारे एक साथ, चाहे धूप हो या बारिश हो, खेत पर जाने का नाम सुन करके खुशी से झूम उठते। और फिर बड़े भैया हर एक बार एक नए रास्ते से ले जाते और रास्ते भर भूत की बातें करते। डर के मारे सब उनके पीछे पीछे जल्दी जल्दी चल देते। वो आम का पेड़ देख रहे हो तुम सब, उस पर चुड़ैल रहती है, चलो यहाँ से दौड़ लगाओ, निकलो। सब लोग भाग पड़ते। जब खेतों में पहुँचते तो बाबा को सारी बात बताते, फिर भैया को खूब डांट पड़ती। बाबा को पता होता था कि सारे बच्चे आने वाले हैं, इसलिए बगीचे से अमरूद, जिसे गांव में जामफल कहते हैं, इकट्ठे करके रखते।
साथ में कभी जामुन, कभी बेर, कभी आम, मौसम के अनुसार फल रखते। हम सब जाते तो पहले तो फलों पर टूट पड़ते, फिर थोड़ा खेल करके बाबा से जिद करते कि ट्यूबवेल चला दो। ट्यूबवेल के ठीक सामने एक आयताकार बहुत बड़ी टंकी बनी थी जिसमें ट्यूबवेल का पानी गिरता था। उसमें कूद करके हम सब लोग खूब नहाते, और अगर कभी बाबा मना कर देते तो खेतों में जा रहे पानी की कुल मिट्टी का रास्ता जिससे हो करके खेतों में पानी जाता है में लौटने लगते। सब मिट्टी में सन के जब बाबा के पास पहुंचते तो बाबा बड़बड़ाते हुए ट्यूबवेल चला देते। नैना की आंखों के आगे बाबा का वही चेहरा घूम गया। एक पल के लिए ठिठक गई नैना और फिर जोर जोर से रोने लगी, पर कोई नहीं था जो उसे ढांढस बंधाता। कोई नहीं था जिसके कंधों पर सर रख करके वो रो लेती। थोड़ी देर रोती रही, फिर उठ करके हाथ मुंह धोए और भीगी आंखों और बाबा की यादों के साथ काम में लग गई। बाबा की यादों को मन में और आंखों में आंसू लिए नैना के हाथ रसोई घर में यंत्रवत चल रहे थे। तभी थोड़ी देर में सिया दीदी बच्चों के साथ घर आ गई। सिया दीदी को देखते ही जैसे ही नैना उनके चरण स्पर्श करने के लिए झुकी, उन्होंने उसे बीच में ही पकड़ लिया। तुम रो रही हो नैना, क्या हुआ? उन्होंने पूछा। दीदी, मेरे बड़े बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे, कहते कहते नैना रोने लगी। सिया दीदी ने नैना को गले से लगा करके सांत्वना दी। परेशान मत हो नैना, शायद ये उनकी मुक्ति है, क्योंकि तुम्हारे पापा के जाने के बाद वो टूट गए थे। उनका दुख हम समझ नहीं सकते। धैर्य रखो और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करो, उन्होंने नैना को समझाया। थोड़ी देर सिया दीदी नैना को अपने पास बिठाकर समझाती रही। जाओ, अब उन्हें चाय पानी कुछ दोगी? सासू माँ ने कहा तो नैना उठ करके रसोई घर में चली गई और चाय बनाने लगी। तभी सिया दीदी भी रसोई घर में आ गई और नैना की सहायता करने लगी। अरे दीदी, आप बैठिए ना, मैं कर लूँगी, नैना ने उन्हें रोकते हुए कहा। तो क्या हुआ, मिल करके काम कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा, फिर बैठ करके आराम से बातें करेंगे, सिया ने नैना को समझाते हुए कहा। नहीं दीदी, आप वैसे भी कभी कभी आती हैं, आप मम्मी जी के पास बैठिए, मैं खाना बनाती हूँ। चाय को कप में डालते हुए नैना ने कहा। नहीं, चलो पहले सब चाय साथ में पीते हैं, बाद में हम दोनों मिल करके खाना बना लेंगे। चलो अपनी चाय भी ले आओ। चाय के 2 कप उठाते हुए सिया दीदी ने कहा। जी दीदी, आप चलिए, मैं बच्चों के लिए कुछ खाने को लेकर के आती हूँ, कह करके नैना ने बच्चों के लिए चिप्स पापड़ तल दिए और सारा खाने का सामान लेकर के सिया के साथ आकर के चाय पीने लगी। पर मन बार बार बड़े बाबा के पास जा रहा था। सिया दीदी भी समझ रही थी कि मनोस्थिति, मगर कर भी क्या सकती थी। मम्मी, नैना को भेज दो पंकज के साथ, बाबा के अंतिम दर्शन भी कर लेगी और कुछ दिन अपने घर पर भी रह करके आएगी, सिया ने अपनी माँ से कहा। अरे बुजुर्ग थे, और कौन सा नैना के सगे बाबा थे, बाबा के बड़े भाई थे, क्या करना जा करके इतनी दूर। सासू माँ के ये शब्द सुन करके नैना स्तब्ध रह गई। सगे बाबा नहीं थे, वो बाबा थे मेरे मम्मी जी, सगे और सौतेले क्या होता है, नैना ने कहा। नहीं जाना मतलब नहीं जाना, बात खत्म, सासू माँ ने आदेश दिया। लेकिन मम्मी, वो नैना के बाबा थे, सगे से बढ़ करके थे, जाने दो ना, सिया ने अपनी माँ से कहा। अभी क्या जरूरत है जाने की, बुढ़ा मरा है, अभी तो तेरा भाई मरेगा ना, तब जाना, तब ढंग से रोना, नशे में आए पंकज ने कहा। थोड़ी सी तो शर्म करो पंकज, उसके बाबा नहीं रहे, पापा पहले से नहीं हैं और तुम उसके भाई के लिए ऐसी बातें कर रहे हो। थोड़ी बहुत इंसानियत बची है या वो भी नहीं बची है, सिया ने अपने भाई पंकज को डांटते हुए कहा। ए सिया, तुम इस घर के मामले में बीच में ना बोलो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अपना घर संभालो जाकर, यहाँ आई हो तो खाओ पियो और जाओ, नशे में पंकज ने अपनी दीदी से कहा। क्यों, तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ हम खाना खाने आए हैं, हमारे घर में खाने को नहीं है क्या? लेकिन तुम्हारी बुद्धि जरूर भ्रष्ट हो चुकी है, जो तुम्हें अपनी पत्नी की तकलीफ नहीं दिखाई दे रही है। और मम्मी, तुम पंकज को समझाने के बजाय उनका साथ दे रही हो। वो तो नैना है जो निभा रही है, कोई और होती तो अब तक। सिया अभी बोल ही रही थी कि सासू माँ बीच में बोली। तो तुम क्या इसे भड़काने आई हो कि मत निभाओ, इस घर में निभा रही है तो क्या एहसान कर रही है,
कैसी बेटी हो तुम जो अपनी मम्मी को गलत कह रही हो और पराई का साथ दे रही हो। जो गलत है उसे गलत ही कहा जाएगा ना। जैसा आप लोग कर रहे हो अगर वैसा ही मेरे साथ मेरे ससुराल वाले करते तो तब क्या आपको अच्छा लगता। और हाँ, रही तुम्हारे खाने की बात तो बता दूं पंकज की खाना हम अपने घर में भी खा सकते हैं। बेटियां मायके सुकून के लिए आती हैं, कलह देखने नहीं। बस इतना याद रखना कि किसी को इतना नहीं सताना चाहिए कि पानी सर से ऊपर निकल जाए। जा रही हूँ मैं, नहीं रुकना यहाँ 1 मिनट भी। और आप मम्मी नंदनी को बुला लो, उन्हीं के साथ खुश रहो क्योंकि वो ही आपकी हर बात में हाँ मिला पाएगी। जब भी आओ यहाँ तमाशा ही होता रहता है। सिया ने गुस्से से कहा। हाँ जाओ और अब कभी मत आना यहाँ, पंकज ने नशे में सिया से कहा। जाती हो तो जाओ, यहाँ क्या नैना को भड़काने आई हो। सासू माँ ने भी पंकज की हाँ में हाँ मिलाई। मम्मी तुम्हारे लिए बड़ी भाभी ही सही थी, लड़ झगड़ करके अलग हो गई। नैना सीधी है तो क्या जान लोगे। सिया ने फिर कहा। हाँ ठीक है, तुम ज्यादा ज्ञान मत दो। यहाँ इस घर में क्या करना है क्या नहीं हम देख लेंगे, पंकज ने बदतमीजी से कहा। इस घर की तबाही अब ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए इस घर पर ईश्वर कृपा बनाए रखें। जाते जाते सिया ने कहा। नैना जो अब तक ये सब सुन करके बहुत रो रही थी, सिया को रोकते हुए बोली, दीदी इनकी बातों का बुरा मत मानिए, नशे में हैं, प्लीज रुक जाइए मेरे लिए। सिर्फ पंकज ने कहा होता तो बुरा नहीं लगता नैना, छोटा भाई है नशे में है, लेकिन आज तो मम्मी ने भी। कहते कहते उनकी आंखें भर आई। अपना ध्यान रखना नैना, अब शायद मैं इस घर में कभी ना आऊं, कह करके वो चली गई। नैना रोती रही काफी देर तक। सबने खाना खाया पर आज ना नैना ने खाना खाया ना सिया ने। मुझे अपने घर जाना है और मैं कल सुबह आऊंगी, नैना ने दृढ़ता से कहा। एक बार ना कहने से समझ नहीं आता, कहा ना तेरा भाई मरेगा तब जाना, पंकज ने कहा। मेरा क्यों मरे तुम्हारा भाई, नैना ने भी गुस्से में कहा। साली हरामखोर रंडी मेरे भाई को मारना चाहती है, कहकर पंकज ने नैना के बाल पकड़े ही कि नैना ने जोर का धक्का दिया और पंकज बिस्तर पर जा गिरा। तुम मेरे भाई के लिए कह सकते हो, मैं तुम्हारे भाई के लिए क्यों नहीं कह सकती। तुम जो मर्जी चाहे करो, मैं करूं तो रंडी साली छिनार हो जाती है। तुम मेरी माँ को गाली दे सकते हो, मेरे पापा को गालियां दे सकते हो जो इस दुनिया में भी नहीं है, और तुम्हारा बाप मेरे साथ नंगा नाच करना चाहे तो भी मैं चुप रहूं? नहीं रहूंगी चुप। सुना तुमने, नहीं रहूंगी अब मैं चुप। नैना खुद के आपे से बाहर थी। अब तो क्या करेगी, हाथ उठाएगी मुझ पर, मारेगी मुझे। तेरी इतनी हिम्मत, इस यार के दम पर उछल रही है, किसके साथ मरवा के आई है। साली आजकल उस प्रिंसिपलवा के चक्कर में पड़ी है, मादर जात साली। उल्टा तुझे क्या लगा हमें कुछ पता नहीं है? वो तुझे घर छोड़ने क्यों आता है? साली उसके दम पर उछल रही है क्या? पता भी नहीं चलेगा ना तेरा ना तेरे उस मजनू का। कहते हुए पंकज ने नैना पर लात घूंसों की बरसात कर दी। ओह तो बात ये है, वो मुझे अकेले छोड़ने नहीं आते, रूपल मैम भी होती हैं साथ में, और जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है, नैना ने रोते हुए कहा। तो कैसा है, कितनी बार मरवाई है उससे, बोल। पंकज की भाषा अब बद से बदतर होती जा रही थी। मैंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं है, नैना ने दोबारा कहा। खा अपने मरे हुए बाप की कसम कि कुछ नहीं है। सासू माँ बीच में बोली। मैं अपने पापा की, अपने दोनों भाइयों की और अपने इकलौते बेटे की कसम खाकर कहती हूँ, हमारे बीच कोई गलत रिश्ता नहीं है। मैं उनसे कोई प्यार व्यार नहीं करती। नैना ने अपनी सफाई दी। साली झूठ बोलती है, जो अपने बाप को खा गई, झूठी कसम खाने में क्या दिक्कत होगी उसे? पंकज ने फिर एक लात उसे मारते हुए कहा। छोड़ दो मुझे, मैंने कोई गलती नहीं की है। नैना रोती रही पर किसी ने नहीं सुना। पंकज और सासू माँ बहुत देर तक बड़बड़ाते रहे। नैना चुपचाप सब कुछ सुनती रही और रोती रही। उसी रात जब सब लेट गए तो पंकज ने नैना के करीब आने की कोशिश की। जैसे ही पंकज ने नैना की कमर पर हाथ रखा, नैना ने हाथ झटक दिया। क्या हुआ, तेरे यार ने मना किया है क्या उसके साथ या उसके अलावा किसी और से मरवाने को? पंकज ने तंज कसा। नैना खून का घूंट पी करके चुप रह गई, चुपचाप लेटी रही। क्या हुआ, बोलना। मना किया है
तेरे उस प्रिंसिपलवा यार ने वो ज्यादा अच्छा करने लगा है क्या? वैसे मजा तो तुझे उसके साथ ज्यादा आता होगा ना, प्यार जो करती है उससे। पर मेरे साथ भी करना तो पड़ेगा, मजबूरी है तेरी। चल कपड़े निकाल बाजारू औरत। पंकज आज नीचता की सारी हदें पार करने को तैयार था। नैना कुछ नहीं बोलती, चुपचाप पड़ी रही। कोई बात नहीं, यार के साथ मजे लेने के बाद ऐसा ही होता है, पति के साथ मन ही नहीं करता। मैं ही कपड़े निकाल देता हूँ। फिर जो हुआ वो शायद बहुत तकलीफ दे था, पर नैना ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, चुपचाप पड़ी रही, क्योंकि उसे पता था कि विरोध करने पर भी होगा वही, पर और ज्यादा तकलीफ देह हो जाएगी। थोड़ी देर बाद पंकज करवट बदल करके सो गए। नैना दर्द भरे शरीर के साथ धीरे से उठी और कपड़े पहने। फिर बहुत देर तक कोने में बैठी रही, चुपचाप, खामोश, एकदम शांत। उसे याद आया कि कैसे बचपन में गांव की पगडंडियों पर चलते हुए कांटा लग जाता तो पापा उठा करके कंधे पर बैठा लिया करते थे। बाबा सरसों के तेल और रुई पर हल्दी पका करके पैर में बांध दिया करते थे। बाबा देखो मैं कहाँ हूँ, नैना चिल्लाई। कहाँ है नैना, दिख नहीं रही है। चारों तरफ घूम घूम करके बाबा ढूंढ रहे थे उसे। ऊपर देखो बाबा, ऊपर, नैना खिलखिलाते हुए बोली। अरे राम रे बिट्टो, गिर जाओगी, नीचे आओ। बाबा ऊपर पेड़ पर चढ़ी नैना को देखते हुए बोले, पहले बोलो ट्यूबवेल में नहाने दोगे और बेर तोड़ने जाने दोगे कि नहीं? अम्मा से शिकायत तो नहीं करोगे? नैना हंसते हुए बोली। अरे हाओ बिट्टो, सब बात मानने के लिए मैं तुम्हारी तैयार हूँ, अब तुम नीचे आओ। बाबा घबराते हुए बोलो। लो आ गई। बाबा से लिपट गई नैना नीचे आकर के। वो चवन्नी चुपचाप रख लो, किसी को बताना मत कि बाबा ने दी है। चवन्नी देखते ही नैना के चेहरे पर चमक आ गई। आज वो सब मुरमुरे खाएंगे मोटी अम्मा की दुकान से। खुशी के मारे नैना बाबा को पकड़ करके गोल गोल घूमे जा रही थी। चाची ने छोटी छोटी झोलियां सिल के दी थी, उनके किनारे पर लंबी लंबी डोरियों की सहायता से झोली को कमर से बांध करके सब बेर तोड़ने चल दिए। बड़े भैया आगे आगे रास्ते बताते गए, बाकी सब उनके पीछे पीछे कच्चे धूल भरे रास्ते पर नंगे पैर। बड़ा मजा आ रहा था। चप्पल उतार करके हाथ पकड़ ली और सब मिट्टी उड़ाते हुए भागने लगे। खूब बेर तोड़े झोली भर भर के। फिर सब एक पेड़ के नीचे बैठ करके सुस्ताने लगे। थोड़ी देर बाद बड़े भैया ने कहा, तुम लोगों को पता है कल्लू चाचा की भैंस मर गई थी ना? वो भूत बन करके अब सबको दौड़ा दौड़ा करके मारता है, उसका भूत है। सच भैया? हाँ, और पता है वो भूत बन के इसी पेड़ पर रहती है। सब डर के मारे एक दूसरे को देखने लगे। तो क्या अब वो हमें भी मार देगी? डरते हुए सबने भैया से पूछा। हाँ, भूत किसी को नहीं छोड़ते, भैया ने डराते हुए कहा। फिर हम अब क्या करें? कांपते हुए नैना ने पूछा। तो भैया एकदम से चिल्लाए, भागो, जल्दी भागो। सब गिरते पड़ते भागने लगे। नैना के काफी बेर वहीं जमीन पर गिर गए। रोते रोते सब बाबा के पास पहुंचे और सारी बात बताई। फिर बाबा ने भैया की जो पिटाई लगाई छड़ी से। नैना की भीगी आंखों से यादों की मुस्कान बिखर गई। वहीं कोने में बैठी बैठी नैना सो गई। सुबह आंख खुली तो पूरे शरीर में बहुत ज्यादा दर्द था, इतना ज्यादा कि अब नैना से उठा भी नहीं जा रहा था। उसमें इतनी भी ताकत नहीं थी कि उठ करके विद्यालय जा सके। उसने राजीव प्रिंसिपल सर को एक मैसेज लिख करके भेजा। गुड मॉर्निंग सर, मैं आज स्कूल नहीं आ सकती, मेरे दादाजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। और फिर से सो गई। थोड़ी देर से उठी तो सासू माँ गुस्से से बड़बड़ा रही थी। बहुएं और भी घरों में हैं, पर हमारे घर जैसा अंधेर किसी के घर में नहीं है। 8 बज गए, महारानी अभी तक सो रही हैं। कोई लाज शर्म बची ही नहीं है, दोपहर तक पसरी हैं। नैना उनकी बात को अनसुना कर रसोई घर में जाकर के रात के पड़े बर्तन धोने लगी। झाड़ू पोछा किया, फिर नहाने चली गई। नहा करके आई तब तक 9 बज चुके थे। नाश्ते में क्या बना दूं? नैना बोलना तो नहीं चाहती थी, मगर मजबूरी थी बोलना, इसलिए सासू माँ से पूछा। ये नाश्ते का समय है, दोपहर होने को आई है, उन्होंने गुस्सा होते हुए कहा। ठीक है, तो खाने में क्या बनाऊं? वही बता दीजिए।
दीजिए। नैना ने कहा हमें नहीं खाना तुम्हारा खाना, तुम ही खाओ, जा रहे हैं हम नंदिनी के घर और कल गांव जा रहे हैं, नहीं रहना यहाँ। नैना ने भी कुछ नहीं कहा, चुपचाप जा करके अपने कमरे में बैठ गई। नैना का ये रवैया देख करके वो भी उठी और चली गई। सास ससुर दोनों कुछ दिनों के लिए गांव चले गए। अब घर में सिर्फ नैना और पंकज थे। 10 बजे के आसपास पंकज भी रोज की तरह निकल गए। अब नैना अकेली थी। मम्मी को फोन मिलाया। हेलो मम्मी, मैं नहीं आ पाऊंगी आज, 13वीं पर आ पाऊंगी, तभी जय को भी ले आऊंगी वापस। क्या हुआ, सबने मना कर दिया? नैना की बुझी हुई आवाज सुन करके मम्मी ने पूछा। हाँ मम्मी, बात मैं आती हूँ, कह करके नैना ने फोन रख दिया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। नैना ने दरवाजा खोला और खोलते ही वो घबरा उठी। जेठ जी को देख करके जल्दी से अपने कमरे में चली गई। हमने कहा था ना कि जिंदगी बर्बाद कर देंगे तुम्हारी, पर तुमने बात नहीं मानी। मालकिन बना करके रखते तुम्हें घर पर तुम्हें जूते खाना पसंद है तो खाओ। हम तो कहते हैं अब भी समय है, अब भी हमारी बन जाओ, सब ठीक कर देंगे। कहते हुए वो नैना की तरफ बढ़ ही रहे थे कि नैना ने जल्दी से दरवाजा बंद करने की कोशिश की, पर नहीं कर पाई। वो धक्का दे करके अंदर आ गए। बहुत आग है तुम्हारे अंदर, बहुत खूबसूरत हो तुम। उस दिन जब से तुम्हारे साथ किया था, तुम्हारे बारे में सोच करके ही अब किसी और के साथ कर पाते हैं। आओ एक बार और आ जाओ, बहुत दिनों से मौका तलाश रहे हैं। पहले तो नैना चुपचाप खड़ी रही, जैसे मानो उनकी बात मान गई हो। उनकी उंगलियां नैना के माथे से होते हुए गालों पर और गालों से होते हुए गर्दन पर जैसे ही आगे बढ़ी, नैना ने जोर का धक्का दिया और भागकर बाथरूम में घुसकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। खिसियानी बिल्ली की तरह वो बड़बड़ाते हुए वहां से चले गए। काफी देर तक नैना बाथरूम में ही रही। जब उसे यकीन हो गया कि अब घर में कोई नहीं है, तब वो बाहर निकली और अच्छे से देख करके दरवाजा बंद कर लिया। बहुत तेज आवाज से रेडियो चला दिया, शायद अपने अंदर के शोर से परेशान थी। अगले दिन भी विद्यालय आने का मन तो नहीं था, पर जाना पड़ा। आज प्रिंसिपल सर नहीं आए थे। नैना कंप्यूटर लैब में जा करके अपना काम करने लगी। नैना, तुम्हें बच्चों को ले करके दूसरे विद्यालय जाना है, वहाँ पर कुछ प्रतियोगिता है। कुल 7 बच्चे हैं, स्कूल बस से जाना है, साथ में अभय सर भी जाएंगे। रूपल ने नैना को बताया तो नैना अपना काम छोड़ करके वहां चली गई। वहां जा करके उसने देखा कि राजीव प्रिंसिपल सर वहां मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए हैं। प्रतियोगिताएं हुई तो नैना बच्चों के साथ वापस विद्यालय जाने लगी। तभी प्रिंसिपल सर वहां आ गए। अभय सर, बच्चों को लेकर के आप निकलिए, और नैना मैडम आप जरा रुकिए, विजेता बच्चों के सर्टिफिकेट लेने के लिए किसी को यहाँ रुकना पड़ेगा। उनकी बात सुन करके नैना बस से नीचे उतर गई। बस को वहां से रवाना कर राजीव ने नैना से कहा, तुम यहाँ से निकलो, मैं तुम्हें 10 मिनट में आगे वहीं चौराहे पर मिलूंगा। कह करके वो चले गए। नैना भी निकल गई। धीरे धीरे चलते चलते वो अभी चौराहे पर पहुंची भी नहीं थी कि पीछे से राजीव अपनी कार लेकर के आ गए। आओ बैठो। कार का गेट खोलते हुए उन्होंने नैना से कहा, अभी छुट्टी होने में काफी देर है, बिठूर चलें? राजीव ने पूछा। और सर्टिफिकेट? नैना ने पूछा। वो मैं ले आया हूँ, मैंने पहले ही बनवा लिए थे, ये लो, और कल विद्यालय में रूपल को दे देना और बता देना कि सर्टिफिकेट मिलने में काफी देर हो गई थी, इसलिए मुझसे पूछ करके तुम सीधे घर चली गई। नैना ने हाँ में गर्दन हिला दी। अब बताओ क्या हुआ, तुम घर क्यों नहीं गई बाबा को देखने? घर पर सबने मना कर दिया। क्यों? नैना ने बीते दिनों हुई सारी बातें बताई। बताते बताते उसकी आंखें नम हो गई। राजीव ने कार पार्किंग में लगा दी। सामने लहराती हुई गंगा मैया दिखाई दी। उन्होंने नैना के आंसू पोंछे और उसे गले से लगा लिया। नैना भी आज खुद को नहीं रोक पाई और राजीव के गले लग करके बहुत देर तक रोती रही। वो उसे समझाते रहे। उसके चेहरे पर लटकते बालों को पीछे करके दोनों हाथों से उसका चेहरा लिया और उसके माथे पर एक प्यार भरा स्पर्श अपने ओंठों से किया। नैना ने नजरें नीचे कर ली। उसका मन धक से रह गया। दूसरा स्पर्श उसकी आंखों पर बारी बारी से अपने ओंठों से किया और फिर कस करके उसे अपनी बाहों में भर लिया। नैना ने कोई विरोध प्रतिक्रिया नहीं किया। शायद उसे भी ये सब अच्छा लग रहा था। नैना ने भी आज राजीव को अपनी बाहों में भर लिया। काफी देर तक दोनों खामोश रहे। इतने
खामोश की दोनों की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। फिर खुद को नैना से अलग कर उसके हाथ अपने हाथों में लेकर के राजीव ने कहा, तो तुम्हें डर लग रहा है कि वो लोग मुझे मार डालेंगे? वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे मेरा, कुछ भी नहीं। मैं आपको खोना नहीं चाहती, नैना ने कहा। बस इतनी सी बात। तुम शायद मुझे खो करके जी लो नैना, पर अब तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता। तुम्हें मेरी नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत है। चलो, गंगा मैया के सामने तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारा साथ दूंगा। कह करके एक बार फिर दोनों गले लग गए और फिर खामोश हो गए एक दूसरे की धड़कनें सुनने के लिए। आज नैना भूल गई थी कि जिस रास्ते पर आज उसने कदम बढ़ाया है वो गलत है, वो आधारहीन है। उस रास्ते पर कुछ पल का सुकून और जीवन भर का दर्द है, पर आज जीवन भर का दर्द कुछ पल के सुकून के आगे हार गया। आज से हमारी नैना गलत हो गई। आज नैना मन से पूरी तरह राजीव की हो गई। उसके मन पर, उसकी सोच पर राजीव का एकाधिकार हो गया। आगे सुनिए, नैना पार करेगी क्या अपनी हदें, कैसे निभाएगी अपना रिश्ता, जानने के मित्रों कहानी के इस भाग में इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 5 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ भाग 5 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।